आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। हर ढलती शाम ये संदेश देती है कि थोड़ा सब्र करो, सूरज भी निकलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उम्मीदों की लहर पर सवार होकर यह सरकार बनी थी। कुछ ही दिन बाद महंगाई बेलगाम हुई, रेल किराया बढ़ा तो सरकार पर सवालों की बारिश हो गई। लेकिन मोदी अपने महारथियों के साथ मोर्चे पर डटे रहे और फिर जिन उम्मीदों की शाम ढली थी उन उम्मीदों का सूरज भी निकला, साथ ही मोदी की भी निकल पड़ी। वो जो थोड़ी सी थी वो साफ हो गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जो सेंसेक्स नीचे जा रहा था वो संभल गया। अंधेरे की चादर चीर कर एक बार फिर से रोशनी में नहा गए नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। कुछ दिनों पहले तक कई दांव गलत पड़े, लेकिन सारे नुकसान की भरपाई कर दी मोदी सरकार के बजट ने। दिलों पर छा गया नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट। आपको मालूम है कि ये कोई साधारण बजट नहीं है। एक नई सरकार प्रामाणिक रूप से जीती, उसने अपना एक विजन दिया रेल बजट के माध्यम से, दूसरा विजन दिया है मेन बजट के माध्यम से। मोदी सरकार के बजट के रंग में रंग गए। दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका भी लट्टू हो गया मोदी सरकार के बजट पर। जरा देखिए तो अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने क्या कह दिया मोदी के बजट पर। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से बेहद खुश हूं कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश के बढ़ाने के लिए कई नियमों को अनुकूल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव से भारत अमेरिका रिश्तों को पुनर्जीवित करने और एक दूसरे के फायदे के लिए मिलजुल कर काम करने का मौका आया है। इस प्रक्रिया में ये बजट बेहद उपयोगी कदम है। अभी अमेरिका बजट बखान ही रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता भेज दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने बाकायदा मोदी से मिलकर उन्हें ओबामा का न्योता सौंपा। मोदी जब सितंबर महीने में वॉशिंगटन पहुंचेंगे तो व्हाइट हाउस उनकी शान में कालीन बिछाए इंतजार कर रहा होगा। नरेंद्र मोदी ने आलोचनाओं और आरोपों से उबरकर कमर सीधी की। उधर उनकी लोकप्रियता का सेंसेक्स कुलाचे मारने लगा। सोशल साइट ट्विटर पर लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी तीसरे पायदान पर पहुंच गए। भारत में ट्विटर पर लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। ट्विटर पर मोदी के करीब 52 लाख फॉलोवर हैं। फेसबुक पर देश और विदेश मिलाकर मोदी के 1,91,68,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं। पिछले 6 महीने में हर दिन करीब 31,000 नए फॉलोवर फेसबुक पर नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं। ये पहली सरकार है जिसने पहले दिन से काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री मुखिया होता है, पर आप जाइए मंत्रालयों के अंदर, सब मंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं। सब मंत्रियों की स्टेटमेंट्स आती हैं, सब मंत्री बता रहे हैं कि उन्होंने अपना अपना क्या एक्शन प्लान बताया है। सब जगह मोदी जी ना जाना चाहते हैं और ना जा सकते हैं, किंतु हाँ, उनका मैसेज है, उनकी निगाह जरूर है सबके ऊपर। हाल फिलहाल में न सिर्फ मोदी की पुरानी लोकप्रियता लौटी है, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत भी बढ़ाई है। सरकार में तो नरेंद्र मोदी का ही सिक्का चलता है, लेकिन अब पार्टी में भी नरेंद्र मोदी का ही सिक्का चलेगा, क्योंकि मोदी के दाहिने हाथ अमित शाह अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इस तरह मोदी की एक जेब में सरकार है तो दूसरी जेब में पार्टी। नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि एक नायक की बनाई है, लेकिन उनकी प्रबंधन कला की पूरी दुनिया कायल है। और अगर प्रबंधन अपनी छवि ठीक करने की हो तो मोदी सब कुछ झोंक देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि महीने भर के भीतर ही जहां उन पर आरोपों के तीर चले, तो अब दुनिया भर में वाहवाही भी होने लगी। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत वाली सरकार के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। उनकी ये ताकत अब और भी बढ़ गई है। सरकार में मोदी का ही सिक्का चलता है और अब संगठन में भी उन्हीं के इशारे पर काम होगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिली है अमित शाह को। यह बात तो दुनिया जानती है कि सियासत की दुनिया में मोदी और अमित शाह की जोड़ी तो नंबर 1 है। पिछली 26 मई को एक ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी मोदी ने।
ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास न सिर्फ प्रचंड बहुमत था बल्कि सरकार पर पूरा नियंत्रण भी था। और करीब 1.5 महीने के भीतर 9 जुलाई को जब अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ताज मिला तो नरेंद्र मोदी की ताकत दोगुनी हो गई। केंद्र सरकार पहले से ही नरेंद्र मोदी की जेब में थी। अब अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी मोदी की दूसरी जेब में पहुंच गई। अमित शाह नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ, मोदी की परछाई, मोदी के वो चाणक्य जिनकी कूटनीतिक चालों ने नरेंद्र मोदी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जहां देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए आफतों का चक्रव्यूह तोड़ने में लगे हैं, वहीं अमित शाह पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र दुरुस्त करने में लगे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे सामान्य विषयों पर विचार विमर्श किया और आने वाले दिनों में संवाद, पार्टी के तरफ से समन्वय और सरकार के समन्वय का एक दृष्टिकोण बनाया गया। सियासत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सुपरहिट है। मोदी के दिमाग से आइडिया निकलता है और अमित शाह उसे हकीकत में तब्दील कर देते हैं। तभी तो मोदी मुरीद हैं अमित शाह के। 2 साल पहले तक राष्ट्रीय राजनीति में अमित शाह का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अदालत ने उन्हें जब गुजरात से तड़ीपार किया तो नरेंद्र मोदी ने अपने इस रणनीतिकार को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनवा दिया। अमित शाह ने यूपी में चमत्कार कर दिया। उन्होंने हलचल को लहर और लहर को वाकई सुनामी में तब्दील कर दिया। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वो जीत दिला दी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 80 में से 73 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की झोली में गिरी। कांग्रेस पार्टी 30 राज्यों जे भेगू कर्यु एना करता डबल अमित भाई एकला उत्तर प्रदेश में कर्यु। એટલે આપ અંદાજ કરી શકો છો કે સ્કેલ કેવો રહ્યો છે। अमित शाह ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में कोई छोटा मोटा काम नहीं था और अगर इसका उसको रिवार्ड दिया जा रहा है उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर तारीफ की जानी चाहिए बजाय इसको किसी षड्यंत्र या किसी दुरभिसंधि के तौर पर देखने के। उत्तर प्रदेश में पार्टी की अप्रत्याशित जीत दिलाने का इनाम अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी के रूप में मिला। इसके बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चल रहे तीनों नामों में अमित शाह तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर जेपी नड्डा का नाम चल रहा था तो दूसरे नंबर पर थे ओम माथुर। लेकिन अमित शाह को नरेंद्र मोदी की नजदीकियों का लाभ मिला और बाकी का पत्ता साफ हो गया। अमित शाह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनवाकर नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला तो उनका भरोसेमंद आदमी पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गया है। दूसरा, अभी महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे न गिरे, इसलिए भी इन राज्यों में बीजेपी की जीत जरूरी है। वैसे भी मोदी और अमित शाह की जोड़ी चुनावों में जीत के जुगाड़ में माहिर है। अमित शाह अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें निगाहें कहां रखनी है और कहां लगाना है निशाना। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी की ताकत अपनी पार्टी में पड़ी तो पूरी दुनिया ने भी उनकी ताकत का एहसास किया। आम बजट ने तो मोदी की लोकप्रियता का सेंसेक्स और ऊपर चढ़ा दिया।
जो अमेरिका कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी को वीजा देने में आनाकानी कर रहा था, अब अंकल सैम खुद मोदी की अगवानी के लिए बिछा रहे हैं व्हाइट हाउस में कालीन। अंकल सैम ने नरेंद्र मोदी की शान में व्हाइट हाउस का कालीन बिछा दिया है। जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर अंकल सैम की नाक भौं सिकुड़ जाती थी, उन्हीं नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए अमेरिका बेकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी ने एक ही अंदाज में चुनाव प्रचार किया और एक ही अंदाज में जीत भी दर्ज की। Yes, we can. और अब दुनिया की इन दो ताकतवर शख्सियतों की मुलाकात सितंबर में होने वाली है। ये एक राजनय का शिष्टाचार है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका दर्जा अलग था। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका दर्जा अलग है। और भारत एक महत्वपूर्ण सामरिक पार्टनर है अमेरिका का, इसलिए उसके मुखिया के नाते वो उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन जब सामान्य स्थितियां थीं तब इस तरह की चीज़ें खबरें नहीं बनती। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। उन्हें अमेरिका आने का न्योता भी दिया था। लेकिन बजट के बाद ओबामा ने बाकायदा अपने उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स के हाथों न्योता भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को भेजे न्योते में लिखा है, दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों के लिए ये मुलाकात सिर्फ अपने फायदों वाली नहीं, बल्कि दुनिया के लिए लाभकारी साबित होनी चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी में निर्णायक साझेदारी का रूप देने के लिए आपके साथ हम मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार नरेंद्र मोदी सरकार के बजट के बखान में जुटे पड़े हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सांसदों की मांग बढ़ती जा रही है कि नरेंद्र मोदी वहां कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करें। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों के करीब 3 दर्जन सांसदों ने इसके लिए प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी है। यहाँ हम आपको बता दें कि किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को अमेरिका में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्योता वहाँ के सर्वोच्च सम्मान के तौर पर देखा जाता है। जिन नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कभी वीजा देने से इनकार किया था, अब वही अमेरिका उनकी अगवानी के लिए बेताब हो रहा है। दरअसल इसके पीछे फायदे का सौदा है। इंश्योरेंस से लेकर रक्षा तक में सरकार ने 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। अगले 10 वर्षों में भारतीय सेना की जरूरत करीब $130 बिलियन की है। रेलवे में 5 से 10 लाख करोड़ का निवेश होना है। सड़क निर्माण में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होना है। बंदरगाहों को विकसित करने में 3 से 4 लाख करोड़ लगेंगे। मोदी सरकार के पहले बजट ने दूसरे देशों को भारत में पैसा लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। सौदा फायदे का है। जाहिर है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच सुधरते रिश्तों का असर न केवल इस क्षेत्र पर बल्कि पूरे विश्व में पड़े, स्थिरता लाने में, शांति लाने में। दोनों की बातचीत का केंद्र बिंदु व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, निवेश, उत्पादन और सामरिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा का न्योता स्वीकार कर लिया है। अमेरिका वो सितंबर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी एक और कूटनीतिक यात्रा ब्राजील की कर रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री ब्राजील के लिए रवाना होंगे। यहाँ 14 और 15 जुलाई को 5 देशों के ब्रिक्स सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं। ब्राज़ील इसमें हमारा एक पार्टनर बन सकता है। और तो ब्राज़ील जाके उनका संदेश साफ है। और रियो के सम्मेलन में पहले भी भारत ने चीन के साथ मिलकर अमेरिका को बैलेंस किया था। याद रखिएगा, अब दुनिया ऐसी नहीं है जिसमें 2 और 2 4 होते हैं। अब दुनिया ऐसी इसमें 2 और 2 12 भी होते हैं, 2 और 2 22 भी होते हैं, 2 और 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी इस बहुसमीकरणीय दुनिया में ब्राज़ील का दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मोदी की ब्राजील यात्रा पर निगाहें रूस की हैं तो चीन की भी हैं। भारत से बेहतर रिश्ते दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं। इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि भारत इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार पर जोर देगा। संजय शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।
अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह में पल के बिछाए हैं। चीन भी बड़ी बेसब्री से देख रहा है कि ब्राजील की बैठक का क्या नतीजा होगा। उम्मीदें रूस को भी है। दरअसल नरेंद्र मोदी बड़ी ही सटीक कूटनीतिक चाल चल रहे हैं। पहले शपथ में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलवाया और फिर पहली विदेश यात्रा में भूटान जाकर मोदी ने दुनिया को बता दिया कि वही हैं सबसे बड़े कूटनीतिक खिलाड़ी। ये दोस्ती की यात्रा थी, पड़ोसी देश से अच्छे रिश्तों के पहल की यात्रा थी, बाकी पड़ोसियों को संदेश देने की यात्रा थी, कूटनीति की यात्रा थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए छोटे और गरीब मुल्क भूटान को चुना। भूटान हमारा सबसे पुराना और बहुत ही खंबे जैसे खड़े होकर हमारा दोस्त है और मैं समझता हूं कि बहुत ही शुभ उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि भूटान में जाने की सबसे पहला डिसीजन उनका है। भूटान के साथ भारत ने व्यापार, बिजली और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौते किए, लेकिन मोदी की भूटान की ये यात्रा महज एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक कड़ा संदेश था। ये बात जग जाहिर है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन भूटान में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है और थिम्पू पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है। मोदी के इस कदम ने चीन को यह संदेश दिया कि वो उपमहाद्वीप में भारत की ताकत को कम करके न आके, यानी सही वक्त पर सही फैसला, यही नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। बात चाहे देश के लोगों की हो या फिर देश के बाहर तिरंगे का गर्व और शान बढ़ाने की, मोदी के फैसले सही समय पर और निशाने पर लगे हैं। प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी का सार्क देशों को न्योता देना इस बात को बखूबी साबित करता है कि मोदी जहां देश को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं, वहीं पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के इस कूटनीतिक कदम ने दुनिया के सामने यह संदेश दिया कि भारत एक ताकतवर देश है जो शांति के लिए पहल करने में पीछे नहीं हटता। 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ समेत सार्क देशों के तकरीबन सभी नेताओं ने न सिर्फ शिरकत की, बल्कि मोदी की इस मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ भी की। मेरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत भी अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ वो दोसरेंगे और हमको जो हम मांगेंगे वो ज़रूर हिंदुस्तान की जो बस में होता है उससे वो सब कुछ करेंगे, जिससे कि पिछली सरकार ने किया हमारे साथ। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया जानती थी। पाकिस्तान को भी पता था कि नरेंद्र मोदी सरकार से किसी गुस्ताखी के बाद मुरव्वत पाने की उम्मीद फिजूल होगी, लिहाजा सरकार बनने से पहले ही मोदी को पाकिस्तान यात्रा का न्योता मिल गया था। उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ेंगे, कि दोनों ममालिक को अपने जो मसाइल हैं हल करने हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रीजनल ग्लोबल उनसे फ़ायदा उठाना है और ये इंगेजमेंट के जरिए इंशाल्लाह आए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा से तनाव रहा है। मोदी के इस पहल से उन कड़वाहट भरे संबंधों में सुधार की गुंजाइश नजर आई है। मोदी का ये कदम कूटनीति की एक बेहतरीन मिसाल बना। हाल ही में सरकार ने पाकिस्तान को 2 टूक अपना संदेश भी दे दिया है कि पहले बात फिर मुलाकात। लोकसभा चुनाव ने नरेंद्र मोदी को नायक बना दिया और अब पीएम बनने के बाद दुनिया उनकी प्रबंधन क्षमता की कायल हो रही है। अब बारी नरेंद्र मोदी की अपनी छवि सुधारने की और जाहिर है जब ऐसा मौका आए तो अपनी प्रबंधन क्षमता की हर कला इसमें डाल देना चाहेंगे। यही वजह है कि घरेलू राजनीति के पैंतरेबाजी हो या कूटनीतिक दांव-पेच, हर जगह मोदी की वाहवाही हो रही है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।